नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही है कि 69th बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इसके अलावा बिहार स्कूल टीचर का भी वैकेंसी आ चुका है, जिसके फॉर्म भराए जा रहे हैं। और इसमें एक कंट्रोवर्सी हुई है, जिसके तहत जो है बिहार के निवासियों के लिए पहले फॉर्म एलिजिबल था, लेकिन अब जो है अदर स्टेट के लिए भी कर दिया गया है। लेकिन क्या अच्छा हुआ है क्या बुरा हुआ है, वो सरकार और विद्यार्थियों के बीच का मसला है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। खैर ठीक है, बिहार के बच्चों के लिए वैकेंसी आई है तो बिहार के लिए ही रहना चाहिए सेपरेट जो है। लेकिन जो है अब किया है तो सरकार से इस विवाद के लिए जो है बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन वो अलग ही कंट्रोवर्सी का विषय है। लेकिन उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये 69th बीपीएससी और बिहार स्कूल टीचर के लिए हम लोग आपको तैयारी करवाएंगे, जिसके तहत हम लोग बिहार के करेंट अफेयर, बजट और बिहार जीके और इसके मॉडल पेपर जितने भी होंगे और टॉपिक वाइज भी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन पे जो है हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में आज हम लोग बिहार के करेंट अफेयर पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग जनवरी 2022 से अभी जुलाई 2023 तक की बिहार के करेंट अफेयर पे चर्चा करने वाले हैं। और इसके तहत हम लोग जो है 5 भागों में करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग लगभग 250 क्वेश्चन पे चर्चा होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, किस राज्य में अगुवानी सुल्तानगंज 4 लेन निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा दूसरी बार ढह गया है। तो आपको ये बताना है कि किस राज्य में ये अगुवानी सुल्तानगंज 4 लेन निर्माणाधीन पुल था जिसका जो है हिस्सा गिर गया है। तो ए ऑप्शन में झारखंड है, बी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, सी ऑप्शन में पश्चिम बंगाल है, डी ऑप्शन में बिहार है और ई ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। यहाँ पे एक बात और समझनी महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में बीपीएससी ने अपना जो है सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशन किया था और जो है इसको जो है सिलेबस को चेंज किया, जिसमें ऑप्शनल को जो है ऑब्जेक्टिव कर दिया। लेकिन जो है एक विचार भी स्टूडेंट से मांगे थे कि ई ऑप्शन हटाया जाए या ना हटाया जाए। बच्चे खैर इसको जो है भेज चुके हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में पता चलेगा कि आयोग इसको हटाता है या नहीं हटाता है। लेकिन बच्चों ने अपने जो है विचार भेज दिए हैं आयोग को। अब क्या हटाता है या नहीं हटाता, अभी तक नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने ई ऑप्शन को सम्मिलित किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पहले का डी ऑप्शन बिहार। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो बिहार में एक बार फिर जो है जो निर्माणाधीन पुल था वो भरभरा कर गिर गया है और इस पुल का निर्माण भी पूरा नहीं हो सका, जो कि नदी में समा गया। और इसके अलावा भागलपुर में जो है अगवानी सुल्तानगंज पुल जो था वो गंगा नदी में समा गया। और इसकी बात करें तो इसकी निर्माणाधीन लागत जो है 1700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के तहत बिहार को कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में देखते हैं 8,580 करोड़, बी ऑप्शन में 9,640 करोड़, सी ऑप्शन में 7,590 करोड़, डी ऑप्शन में 6,640 करोड़ और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी का जो है ऑप्शन कहीं कहीं लगता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं हो सकता है ऑप्शन। लेकिन जो है आपको जो है चूज करने हैं इन पांचों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दूसरे का बी ऑप्शन, 9,640 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए गए हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, लेवर 20 यानी L20 शिखर सम्मेलन 21 से 23 जून 2023 तक बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन में खगड़िया है, बी ऑप्शन में पटना है, सी ऑप्शन में कटिहार है, डी ऑप्शन में बेगूसराय और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। अब बताइए तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, पटना में। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो बिहार के राज्यपाल जो है राजेंद्र आर्लेकर ने 22 जून को L20 सम्मेलन का उद्घाटन किया।
ये भी याद रखने वाली बात है कि बिहार के राज्यपाल जो है बदल चुके हैं, अब जो है राजेंद्र अर्लेकर हैं। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो है सार्वभौमिक, सामाजिक सुरक्षा और महिलाएं और कार्य का भविष्य विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। बिहार के किस स्थान पर स्थित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन में नवादा है, बी ऑप्शन में मोतिहारी है, सी ऑप्शन में बेगूसराय है, डी ऑप्शन में खगड़िया है और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो चौथे का सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पे चौथे का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बेगूसराय। बेगूसराय यहाँ पे सही जवाब होगा। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो पहला बिंदु है कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन 1962 में चालू किया गया था और ये बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है और इसको रूसी सहयोग से जो है स्थापित किया गया था। लेकिन हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने 720 मेगावाट बरौनी थर्मल पावर प्लांट का अधिग्रहण कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि बिहार सरकार ने किस नदी में घड़ियालों के प्रजनन को पूर्व रूप में लाने के लिए घड़ियाल संरक्षण परियोजना शुरू की है? ए ऑप्शन में सोन नदी, बी ऑप्शन में पुनपुन नदी, सी ऑप्शन में गंगा नदी, डी ऑप्शन में गंडक नदी और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो बताइए पांचवे का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यहाँ पे गंडक नदी। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो यह परियोजना भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से शुरू की गई है और पश्चिमी चंपारण जिले की गंडक नदी में घड़ियाल संरक्षण प्रयासों से भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट खुश और आश्वस्त है। ये इस जो है प्रोजेक्ट को लेके जो है भारतीय वन्यजीव संतुष्ट है और इस परियोजना ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं क्योंकि 2014 में सिर्फ 30 की तुलना में नदी के 284 किलोमीटर के हिस्से में 217 घड़ियाल देखे गए थे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि बिहार सरकार और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के बीच हुए समझौते के तहत किन जिलों में हवाई अड्डों पर नए सिविल इंक्लेव बनाए जाएंगे? ए ऑप्शन में मुजफ्फरपुर और गया, बी ऑप्शन में पटना और दरभंगा, सी ऑप्शन में दरभंगा और पूर्णिया, डी ऑप्शन में पूर्णिया और मुजफ्फरपुर और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर छठे का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, दरभंगा और पूर्णिया में जो है ये सिविल इंक्लेव बनाए जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दरभंगा में 78 एकड़ और पूर्णिया में 52.18 एकड़ जमीन पर ये नए सिविल इंक्लेव बनाए जाएंगे। बात करें वर्तमान में दरभंगा हवाई अड्डे पर लेकिन वर्तमान में दरभंगा हवाई अड्डे पर अस्थायी सिविल इंक्लेव से हवाई सेवा चालू है, लेकिन अब इसको स्थायी रूप दिया जाएगा और समझौते के तहत बिहार सरकार दोनों हवाई अड्डों के लिए एएआई को निःशुल्क अविवादित जमीन मुहैया कराएगी। इसके अलावा इससे जो है दरभंगा और पूर्णिया के हवाई अड्डों पर सर्व सुविधा युक्त टर्मिनल भवनों के निर्माण और यात्री केंद्रित सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि 23 मई 2023 को निम्न में से कौन सा नगर निगम सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है? ए ऑप्शन में पटना नगर निगम, बी ऑप्शन में सहरसा नगर निगम, सी ऑप्शन में पूर्णिया नगर निगम और डी ऑप्शन में गया नगर निगम और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 7वें का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, पटना नगर निगम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो 23 मई 2023 को पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त द्वारा डिजिटल मुद्रा ई रुपये का उद्घाटन किया गया। साथ ही पटना नगर निगम
सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने इस डिजिटल करेंसी को बनाया है, जिसका उपयोग पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा। साथ ही नगर निगम मुख्यालय मौर्य लोक परिसर में इस भुगतान प्रणाली को पूरी तरह से अपनाया जाएगा और पटना नगर निगम के सभी जोनल और पेमेंट काउंटरों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत आबादी तक इंटरनेट की पहुंच हो गई है। ए ऑप्शन में 42%, बी ऑप्शन में 32%, सी ऑप्शन में 28%, डी ऑप्शन में 58% और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 8वें का सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन 32% आबादी तक जो है इंटरनेट की पहुंच हो गई है बिहार में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। रिपोर्ट के अनुसार 52% भारतीय आबादी या 759 मिलियन लोगों को 2022 में महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट की सुविधा जरूर मिली है। साथ ही इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 900 मिलियन होने की संभावना भी है। कुल 759 मिलियन लोगों में से 399 मिलियन ग्रामीण भारत से हैं, जबकि 360 मिलियन शहरी भारत से हैं। इसके अलावा बिहार में ये जो है संख्या जो है 32% पहुँच गई है और गोवा में इंटरनेट की पहुँच जो है 70% है, जो सबसे ज़्यादा है, और बिहार में इंटरनेट की पहुँच सबसे कम है, जबकि गोवा में सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के बिहार हिस्से को पूरा कर लिया गया है। इससे बिहार के कितने जिले राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ जाएंगे। ए ऑप्शन में 6 जिले, बी ऑप्शन में 8 जिले, सी ऑप्शन में 5 जिले और डी ऑप्शन में 9 जिले और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 9वें का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, 6 जिले जो है जुड़ जाएंगे राष्ट्रीय गैस ग्रिड से। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो इस परियोजना के तहत जो है बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के बिहार हिस्से को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस पाइपलाइन के माध्यम से बिहार के 6 जिले राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का उद्देश्य जो है देश भर में पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती प्राकृतिक गैस की निरंतर आपूर्ति करना है। इसके अलावा बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के बिहार हिस्से को पूरा करने से बिहार के 6 जिलों में घरों, उद्योगों और परिवहन क्षेत्रों को स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस भी पहुंच पाएगी। इसके अलावा परियोजना जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी। और जहां तक इस परियोजना का मसला है, तो ये इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी में किया गया था। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा बिहार में कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की परियोजना को मंजूरी दी गई है। ए ऑप्शन में 5 है, बी ऑप्शन में 4 है, सी ऑप्शन में 3 है, डी ऑप्शन में 7 है और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 10वें का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की परियोजना है बिहार में। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जो है लगभग 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके तहत बिहार और मध्य प्रदेश के लिए एक सीवेज प्रबंधन परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसके तहत बिहार में 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की परियोजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना के तहत जो है किशनगंज, रक्सौल और मोतिहारी शहरों को विभिन्न क्षमताओं के 3 सीवेज जो है ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जबकि जमुई, सहरसा और दरभंगा में 2-2 एसटीपी स्थापित की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन में सहरसा है, बी ऑप्शन में बक्सर है, सी ऑप्शन में चंपारण है और डी ऑप्शन में मुंगेर है और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 11वें का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पश्चिमी चंपारण में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो इस चावल का आकार और स्वरूप जो है काली मिर्च के समान है, इसलिए इसे जो है मिर्चा या मार्चा चावल कहा जाता है। यह चावल अपनी सुगंध, स्वाद और सुगंधित चूरा यानी चावल के गुच्छे बनाने की गुणवत्ता के लिए बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा पके हुए चावल फूले हुए, बिना चिपचिपे, मीठे और पॉपकॉर्न जैसी सुगंध के साथ आसानी से पचने वाले होते हैं। साथ ही जीआई टैग के लिए आवेदन मार्चा धन उत्पादक प्रगतिशील समूह द्वारा किया गया था, जो धान की खेती करने वाले लोगों का एक पंजीकृत संघ है, जिसके तहत ये जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये जो है पश्चिमी चंपारण में काफ़ी फेमस है मिर्चा चावल। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है, बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए 2,61,885.40 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल के मुकाबले कितने प्रतिशत जो है अधिक है। यहाँ पे प्रतिशत की जगह प्रतिशत कर लीजिएगा, गलतीवश लिख गया है। ए ऑप्शन में 12%, बी ऑप्शन में 10%, सी ऑप्शन में 8% और डी ऑप्शन में 16% और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। वो थोड़ा सा ई ऑप्शन छुप गया है। तो यहाँ पे 12वें का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 10% अधिक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं बजट से संबंधित, जिनको हम क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे और जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको याद कर रखिएगा। तो बिहार के वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी, जिन्होंने 2023-24 का बजट पेश किया और कितने का है, 2,61,885.40 करोड़ रुपए का, जो पिछले साल के 2.37 लाख रुपए से 10% अधिक है। कुल प्रस्तावित बजट व्यय में से 1 लाख करोड़ रुपए विभिन्न विभागों की चल रही और नई योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने शिक्षा के लिए 22,200.35 करोड़ रुपए, जो 22.20% है, आवंटित किए हैं। इसके बाद ग्रामीण विकास के लिए 15.19% जो है दिया गया है धन। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र को जो है 7,117.56 करोड़ रुपए, जो टोटल बजट का 7.12% है, इतना आवंटित किया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो है, उसको जो है घोषणा की गई है कि उसमें जो है 1,200 अतिरिक्त बिस्तर जो है प्रदान किए जाएंगे, उसकी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के 2.98% के राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लगाया है। साथ ही राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा, 3.78% रहने का अनुमान है। ठीक है। साथ ही राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए 2,374 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और स्वरोजगार के लिए 800 करोड़ रुपए, जबकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और अन्य योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। साथ ही तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के आत्म सशक्तिकरण के लिए जो है 10,000 रुपए से बढ़ाकर जो है इसकी धनराशि 25,000 रुपए कर दी गई है। ठीक है, इसका ये जो है एक्सप्लेनेशन है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे। बाकी जो है हम लोग बजट के सेशन में इसको और भी विस्तार से जानेंगे, जिसमें क्वेश्चन भी होंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। पत्रिका नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में गंगा बेसिन में भूजल भंडारण स्तर पर अनुमान प्रकाशित किए गए हैं, जिसके तहत बिहार में औसत भूजल भंडारण कितने सेमी प्रति वर्ष घट रहा है। ए ऑप्शन में 2 सेमी प्रति वर्ष, बी ऑप्शन में 0.5 सेमी प्रति वर्ष, सी ऑप्शन में 1.5 सेमी प्रति वर्ष और डी ऑप्शन में 1 सेमी प्रति वर्ष और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 13वें का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 1 सेमी प्रति वर्ष जो है घट रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है। विभिन्न श्रेणियों के तहत उनके संसदीय प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए बिहार के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। ए ऑप्शन में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को, जो जदयू से हैं, और
बी ऑप्शन में है डॉक्टर मनोज कुमार झा जो राजद से हैं, और सी ऑप्शन में है सुशील कुमार मोदी जो भाजपा बिहार से हैं, और डी ऑप्शन में है अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस से हैं, और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 14 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, डॉक्टर मनोज कुमार झा को जो है सम्मानित किया गया है संसद रत्न पुरस्कार 2023 से। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 50 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उत्सव के दौरान यानी 9 फरवरी से 23 मार्च 2023 तक कितने तीर्थयात्रियों ने उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्थलों का दौरा किया है। ए ऑप्शन में 109 तीर्थयात्री, बी ऑप्शन में 108 तीर्थयात्री, सी ऑप्शन में 198, डी ऑप्शन में 208। तो यहाँ पे 15 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 108 तीर्थयात्रियों ने उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला के जितने भी बौद्ध स्थल हैं उनका दौरा किया। यह जो है यात्रा जो है पैदल होगी और ये वाराणसी से शुरू होगी और नेपाल होते हुए श्रावस्ती में समाप्त हो जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यात्रियों को उनके जीवन काल में भगवान बुद्ध की जो है शिक्षाओं और उनके पद चिन्हों के निशानों का अनुभव प्रदान करना है। और जो बात करें कि बौद्ध के धर्म तीर्थ के 4 प्राथमिक स्थल कौन से थे, तो पहला था लुम्बिनी, तो जो दक्षिणी नेपाल में है, और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जो है बुद्ध का जन्म स्थान है। दूसरा है बोध गया जो बिहार में है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, और तीसरा है सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, और चौथा है कुशीनगर वो भी उत्तर प्रदेश में है, बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। इसके अलावा अन्य बौद्धिक स्थल भी हैं जो उत्तर प्रदेश में कपिलवस्तु है जहाँ बुद्ध का बचपन का घर है, और इसके अलावा बिहार में राजगीर वहाँ पर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी है, और जो है उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती है, बुद्ध ने यहाँ पर 24 चतुर्मास बिताए, और इसके अलावा बिहार में वैशाली है, बुद्ध ने यहाँ पर अपना अंतिम उपदेश दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको भी याद रखने बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार से संबंधित क्वेश्चन है और करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार सरकार ने USNCAR के साथ फॉग अलर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर रुपए के समझौते को मंजूरी दी है। ए ऑप्शन में 40,000 अमेरिकी डॉलर, बी ऑप्शन में 70,000, सी ऑप्शन में 50,000 अमेरिकी डॉलर, डी ऑप्शन में 60,000 अमेरिकी डॉलर, और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 16 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 50,000 अमेरिकी डॉलर के जो है समझौते पर मंजूरी दी गई है बिहार सरकार और USNCAR के तहत। तो बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो बिहार कैबिनेट ने तकनीकी सहायता के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 41.41 लाख रुपए की मंजूरी दी है जो राज्य सरकार और USNCAR द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना का प्रस्ताव योजना एवं विकास विभाग ने दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है पूर्व चेतावनी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जो है चरम मौसम की स्थिति से होने वाले नुकसान को कम करना है, और यह जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिमों में कमी का मुख्य तत्व है। इसके अलावा बिहार मौसम सेवा केंद्र एक ऐप विकसित कर रहा है जिसके तहत नागरिकों को घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति की पूर्व चेतावनी दी जाएगी। इसके तहत आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 17 है। बिहार के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में सम्मिलित किया गया है। ए ऑप्शन में अरवल महिला पुलिस स्टेशन, बी ऑप्शन में शोहर महिला पुलिस स्टेशन, सी ऑप्शन में पुरानिया पुलिस स्टेशन, डी ऑप्शन में राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, यह उपयुक्त तो सभी। तो यहाँ पे 17 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, अरवल महिला पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में सम्मिलित किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता शरद यादव का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे बिहार की किस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। ए ऑप्शन में बेगूसराय, बी ऑप्शन में आरा, सी ऑप्शन में मधेपुरा, डी ऑप्शन में मुंगेर, और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 18 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मधेपुरा का नेतृत्व करते थे
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो शरद यादव 1990 के दशक के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी और 1989 की वीपी सिंह सरकारों में कैबिनेट मंत्री भी थे। वह 7 बार लोकसभा के लिए और 3 बार राज्यसभा के लिए नामित हो चुके थे। उन्होंने बिहार के मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार और 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद चुने गए। एक बार वे उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी लोकसभा के लिए चुने गए। इसके अलावा वह 2003 से 2016 तक जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 2018 में अपनी खुद की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल लॉन्च की, लेकिन 2 साल बाद उन्होंने लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल में इसका विलय कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न मापदंडों पर पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत बिहार के कितने ब्लॉकों का चयन किया गया है। ए ऑप्शन में 56 ब्लॉक, बी ऑप्शन में 61 ब्लॉक, सी ऑप्शन में 67 ब्लॉक, डी ऑप्शन में 71 ब्लॉक और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 19 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 61 ब्लॉकों का चयन किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। चुनाव आयोग ने किस लोक गायक को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। ए ऑप्शन में नेहा सिंह राठौर, बी ऑप्शन में भरत सिंह भारती, सी ऑप्शन में मैथिली ठाकुर, डी ऑप्शन में शारदा सिन्हा और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। गायिका मतदाताओं के बीच चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए जागरूकता पैदा करेंगी। इसके अलावा उन्हें हाल ही में बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 के लिए भी चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने गंगा बेसिन में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए बिहार के किन 2 कस्बों का चयन किया है। ए ऑप्शन में सिवान और लखीसराय, बी ऑप्शन में बरौनी और खगड़िया, सी ऑप्शन में दाऊदनगर और मोतिहारी, डी ऑप्शन में सुपौल और मोतिहारी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन दाऊदनगर और मोतिहारी यहाँ पे सही जवाब होगा। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो सरकार ने गंगा बेसिन में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 2700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसके तहत बिहार में दाऊदनगर और मोतिहारी कस्बों के लिए क्रमशः 42.25 और 149.15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक परियोजना को विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 20 दिसंबर 2022 को जारी किया गया, जिसमें बिहार राज्य का कितना स्कोर दर्ज किया गया है। ए ऑप्शन में 67.37, बी ऑप्शन में 44.47, सी ऑप्शन में 47.44 और डी ऑप्शन में 37.45 और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 22 का सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन 44.47 स्कोर दर्ज किया गया है और इसे इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव ने बनाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस स्थान से हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ए ऑप्शन में वैशाली, बी ऑप्शन में राजगीर, सी ऑप्शन में बोधगया, डी ऑप्शन में पावापुरी और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 23 का सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन राजगीर से किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है राज्य के सूखे क्षेत्रों में
नल पर गंगा जल उपलब्ध कराने की एक पहल है। इससे मानसून के मौसम में गंगा के अतिरिक्त पानी का संचयन करने में मदद मिलेगी। साथ ही पानी को पहले राजगीर और गया के जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा। इसके बाद इसे 3 उपचार और शोधन संयंत्रों में भेजा जाएगा। इन प्लांट से लोगों को पानी की आपूर्ति हो जाएगी और हर घर गंगा जल बिहार सरकार की जो है जल जीवन हरियाली योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर महीने के दौरान बिहार राज्य में बेरोजगारी दर कितनी थी। अक्टूबर 2022 की बात हो रही है, कितनी थी। ए ऑप्शन में 14.5%, बी ऑप्शन में 12.8%, सी ऑप्शन में 18.4%, डी ऑप्शन में 10.4% और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 24 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन 14.5% थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सीआरपीएफ ने पहली बार 2 महिला जो 1987 बैच की हैं, यानी 2 महिला अधिकारियों को आईजी नियुक्त किया है जो 1947 बैच की हैं, जिसके तहत बिहार सेक्टर का आईजी किसे बनाया गया है। ए ऑप्शन में सुजॉय ढिल्लन, बी ऑप्शन में एनी अब्राहम, सी ऑप्शन में कार्तिक सुमन और डी ऑप्शन में सीमा धुंडिया को और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 25 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, सीमा धुंडिया को बनाया गया है जो है बिहार सेक्टर का आईजी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो एनी अब्राहम को रैपिड एक्शन फोर्स का आईजी बनाया गया है और यह एक विशेष दंगा रोधी इकाई है और जो है सीमा धुंडिया को जो है बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अक्टूबर 2022 को बिहार के किस जिले के सीताब दियारा गांव में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। ए ऑप्शन में किशनगंज, बी ऑप्शन में अररिया, सी ऑप्शन में सारण, डी ऑप्शन में अरवल, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 26 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, सारण जिले में जो है पड़ता है सीताब दियारा, जो लोक नायक है जयप्रकाश नारायण, उनका जो है पैतृक गांव है ये, जो सारण जिले के अंदर आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि में बिहार किस पायदान पर है। ए ऑप्शन में पहले पायदान पर, बी ऑप्शन में दूसरे, सी ऑप्शन में तीसरे और डी ऑप्शन में चौथे या ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 27 का सही जवाब है सी ऑप्शन, तीसरे पायदान पर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि में उत्तर प्रदेश जो है पहले पायदान पर है और उत्तर प्रदेश ने ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से लगभग 9.12 मिलियन मामलों का निपटारा किया है। इसके अलावा 2.31 मिलियन के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि बिहार जो है कितना है 8 लाख जो है 59,000 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भोजपुरी लोक रंगमंच कला लौंडा नाच के किस कलाकार का हाल ही में निधन हो गया है। ए ऑप्शन में रामचंद्र मांझी, बी ऑप्शन में देविका सांझी, सी ऑप्शन में चंद्रिका प्रसाद यादव, डी ऑप्शन में रामचरण कारका और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 28 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो रामचंद्र मांझी का जन्म जो है बिहार के सारण जिले के नागरा ब्लॉक के एक नदी के किनारे एक गांव है तुजरपुर, वहां पर हुआ था। वह भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के नाम से
प्रसिद्ध लोक कलाकार और भोजपुरी कवियों की मंडली के सबसे पुराने सदस्य थे। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार जो है 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया है, यानी जीआई टैग प्रदान किया है। इससे बिहार के कितने किसान लाभान्वित होंगे? ए ऑप्शन में 4 लाख, बी ऑप्शन में 8 लाख, सी ऑप्शन में 3 लाख, डी ऑप्शन में 5 लाख और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 29 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इससे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यूनेस्को ने बिहार की किस 106 साल पुरानी खगोल की वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया है? ए ऑप्शन में लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, सी ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना, डी ऑप्शन में नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 30 का ए ऑप्शन, लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर को जो है इस सूची में सम्मिलित किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो खगोल की वेधशाला जो है ये है जो है भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के अधीन है। पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली वेधशाला की स्थापना 1916 में इस 123 साल पुराने कॉलेज में छात्रों को विस्तार से खगोल की ज्ञान प्रदान करने के लिए किया गया था। इसके अलावा 1946 में कॉलेज ने एक तारामंडल भी इसमें स्थापित किया था, जो शायद ये भारत में पहला था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने बिहार के किस स्थान में फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन पदम नगर अररिया, बी ऑप्शन रक्सौल पूर्वी चंपारण, सी ऑप्शन में मोतिया जो है बेगूसराय, डी ऑप्शन में बरुआ सागर मुंगेर और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 31 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन रक्सौल पूर्वी चंपारण में ये जो है फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है स्वास्थ्य मंत्री द्वारा। इस प्रयोगशाला का निर्माण जो है भारत और नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय समझौते पर किया गया था, ताकि नेपाल से रक्सौल में आयातित खाद्य नमूनों का मूल्यांकन करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। इससे पहले सभी आयातित नमूने जो है कानूनी वैधता के साथ जो है परीक्षण के लिए कोलकाता में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाते थे, जिसमें बहुत ही समय लगता था और इसमें जो है काफ़ी धन भी खर्च होता था। इसके लिए ये जो है रक्सौल पूर्वी चंपारण में फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है या स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस जिले में लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है? ए ऑप्शन में भागलपुर, बी ऑप्शन में सीतामढ़ी, सी ऑप्शन में जमुई और डी ऑप्शन में गोपालगंज और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 32 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन जमुई में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जमुई में लगभग 222.88 मिलियन टन जो है सोने का भंडार मौजूद है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने जमुई जिले के करमाटिया, झांझा और सोनो में सोने की उपस्थिति का संकेत किया गया है, जहां पर ये जो है 3 जो है क्षेत्र है जमुई में जहां पर ये सोने की उपस्थिति का संकेत मिला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 105 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में एक नए अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन में रोहतास, बी ऑप्शन में पूर्णिया, सी ऑप्शन में समस्तीपुर, डी ऑप्शन में बेगूसराय और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 33 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पूर्णिया में जो है इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह पहल गन्ना, मक्का और चावल से इथेनॉल का उत्पादन करके देश की ईंधन मांगों को पूरा करने की बिहार की महत्वाकांक्षी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पूर्णिया संयंत्र जो है
लगभग 15 एकड़ में फैला है, जिसकी लागत जो है लगभग 105 करोड़ रुपए है और प्रतिदिन जो है 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने की इसमें क्षमता है या फिर उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि बिहार भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है बिहार। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दूसरा है, बी ऑप्शन में तीसरा, सी ऑप्शन में पांचवा, डी ऑप्शन में पहला और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 34 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, पहला राज्य बन गया है बिहार। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। हर बार जब भूमि का स्वामित्व बदलेगा तो गतिशील मानचित्र अपने आप अपडेट हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि कानूनी विवादों को खत्म करना है। हालांकि बिहार सरकार के अनुसार राज्य में फरवरी 2021 से अब तक भूमि विवाद और अन्य मुद्दों के लगभग 37,000 मामले पेंडिंग पड़े हैं, यानी मतलब प्राप्त हुए सरकार को जो अभी पेंडिंग पड़े हैं उनके निपटारे के लिए ये जो है योजना जो है सरकार लेके आई है, जिसके तहत जो है इन सब मामलों को निपटान किया जाएगा। इसलिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है सरकार द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिहार के किस जिले में 90 साल पहले पुलिस द्वारा मारे गए स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो आपको ये बताना है कि 90 साल पहले जो पुलिस द्वारा स्वतंत्रता सेनानी मार दिए गए थे तो कहाँ पर मारे गए थे, जिनकी याद में शहीद दिवस मनाया जाएगा 15 फरवरी को। ए ऑप्शन में मुंगेर, बी ऑप्शन में सीतामढ़ी, सी ऑप्शन में जमुई, डी ऑप्शन में सिवान और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन मुंगेर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 90 साल पहले मुंगेर जिले के तारापुर शहर में पुलिस द्वारा लगभग 34 स्वतंत्रता सेनानियों को मार दिया गया था। उनकी याद में ये जो है शहीद दिवस मनाया जाएगा। तारापुर क्यों याद किया जाता है कि तारापुर नरसंहार को ब्रिटिश पुलिस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंजाम दिया था। इसके तहत युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने 15 फरवरी 1932 को तारापुर के थाना भवन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस को इस योजना की जानकारी थी और वहां कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे। लगभग 4000 भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और जवाब में पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस घटना में लगभग 34 स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो गई, जिनकी याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। आज जो है बिहार के करंट अफेयर में 35 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं, जिनको आप जो है एक तरफ से रिवाइज कर लीजिएगा और इसी तरीके से हम लोग जो है लगभग पाँच भाग लेके आएंगे। अभी ये पहला भाग था जिसके तहत हम लोग जो है 35 क्वेश्चन का रिवाइज कर रहे हैं और आगे जो है हम लोग 50-50 करके सेट के रूप में लेके आएंगे 50 क्वेश्चन। इसके बाद जो है रैपिड राउंड करंट अफेयर भी लेके आएंगे, जिसके तहत आपको 100 क्वेश्चन होंगे। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा और साथ में कल से हम लोग टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं और बिहार जीके के भी सेशन शुरू कर रहे हैं, वो भी आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ ही आज का करंट अफेयर सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।